नमस्ते। बारिश से अच्छा कुछ नहीं होता। और बारिश का पानी, उसके लिए तो कहते हैं कि ये तो अमृत है। अमृत पीने से तो आदमी की उम्र लंबी हो जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा साइंस का जिक्र करेंगे, साइंस की स्टडीज का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि बारिश का पानी जिसको अमृत कहा गया है, या जिसको पानी का प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है, जिसके लिए कहते हैं कि देखो अपन ने भी बचपन में किया होगा कभी ना कभी, कि ऐसे मुंह खोल के और बारिश की बूंदें जो है वो सीधी मुंह के अंदर जा रही है। क्या आज भी ये पानी पीने के लिए सेफ है? जहां पूरी धरती पॉल्यूट हो रखी है, जहां एटमॉस्फेयर में हम बात करते हैं PM2.5, PM10, माइक्रोप्लास्टिक्स हर जगह घुस गए हैं, तो क्या बारिश का पानी इन चीजों से बच पाया है? क्या आज भी बारिश का पानी अमृत है? तो इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पानी जब बरसता है तो बारिश जो है वो बनती कैसे है। तो हम सब जानते हैं कि बारिश का जो पानी होता है वो रिजल्ट होता है कि ओशन या बड़ा बड़ा जो पानी के सोर्सेस है वहां पे इवेपोरेशन होता है। यानी जब सूरज तेज तपता है और अपनी सोलर लाइट यहाँ भेजता है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का मतलब वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद में बादल बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, और यही बादल जो है बाद में बारिश की फॉर्म में बरसते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब पानी का वाष्पीकरण होता है या इवेपोरेशन होता है तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही ऊपर जाता है। बिकॉज हमने ये पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो हम ये जानते हैं, नहीं जानते तो अब ये सीख लेंगे कि डिस्टिलेशन जिस चीज का भी हो गया, आसवन जिसको कहते हैं, वो जिस चीज का भी हो गया वो चीज शुद्ध हो जाती है। आपने बचपन में भी देखा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि एक फ्लास्क लो, उस फ्लास्क में नमकीन पानी लो, ऐसा पानी जिसमें पानी और नमक दोनों है, और उस फ्लास्क को एक ऐसे पाइप जोड़ देते थे और यहाँ पे कंडेंसेशन असेंबली लगाते थे, संधारित्र लगाते थे, जिसमें कोल्ड वाटर जैकेट होती थी, और यहाँ पे प्योर वाटर इकट्ठा हो जाता था, यहाँ नमक बच जाता था। तो जैसे यहाँ पे पानी भाप बन के उड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ओशन से भी पानी भाप बन के उड़ता है। तो ऊपर जाता है, जाने के बाद जब तक कंडेंसेशन होता है तब तक पानी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब बादल के अंदर आज भी मैं ये कह सकता हूं कि पानी जो है वो प्योर स्टेट में है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, गड़बड़ कहाँ आ रही है? अब गड़बड़ आती है हवा। अब ये बादल भले इक्वेटर से आ रहे हो, अब ये बादल भले अंटार्कटिका से बन के आ रहे हो, या बादल भले ऑस्ट्रेलिया से बन के आ रहे हो, जैसे ये बादल हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते हुए आते हैं और जब ये बारिश में बदलते हैं तो बादलों के और हमारे बीच में है लोअर एटमॉस्फेयर की एयर। और लोअर एटमॉस्फेयर की एयर की बात करते ही मैं कहूंगा याद करो दिल्ली की कंडीशन, याद करो कोई भी ऐसी सिटी की कंडीशन जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा है। तो यहाँ पे बादल एकदम अच्छा पानी लेकर के आ गया है। बादल वो वाला पानी लेके आया जो डिस्टिलेशन से बना है, यानी कि इसके अंदर अभी तक प्योर वाटर था। अब बादल के और हमारे बीच में हवा है। अब जो हवा है हमारे और बादल के बीच में, उस हवा में है डस्ट यानी कि धूल, उस हवा में है स्मोक यानी कि धुआं। उसी हवा के अंदर फैक्ट्रियां जो है वो अपना एग्जॉस्ट छोड़ रही हैं। फैक्ट्रियों के एग्जॉस्ट के अंदर कोलॉइड्स होते हैं, फैक्ट्रियों के एग्जॉस्ट के अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, फैक्ट्रियों के एग्जॉस्ट के अंदर केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्री के जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर PM पॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलेट मैटर, छोटे 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 कण होते हैं, ये सब आ रहा है। फिर इसी हवा के अंदर हम व्हीकल लेकर के जा रहे हैं तो हमारे व्हीकल से जो निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, PM पॉल्यूशन है, ये सारा का सारा भी मिक्स हो रहा है। फिर उसके बाद इसी हवा के अंदर माइक्रो प्लास्टिक तैर रहे हैं। अब जब इतनी सारी चीजें हवा के अंदर तैर रही हैं तो सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि इसका मतलब जब बादल पहली बार बारिश करेंगे तो पहली बारिश ऐसे काम करेगी जैसे आकाश में पोचा लग रहा है। पहली बारिश का पानी सबसे ज्यादा जहरीला होने वाला है, पहली चीज। रीजन, वो सारी की सारी फिल्थ, सारी की सारी गंदगी धोके लाएगा नीचे। और वो गंदगी धोके कैसे लाएगा? उसके साथ घुल के नीचे आएगी। तो इसका मतलब क्या बारिश का पानी पीना चाहिए? पहली बारिश का तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पहली बारिश हुई उसके बाद दूसरी बारिश का पानी क्या बिल्कुल साफ हो जाएगा? जवाब मैं आपसे पूछता हूं, क्या दूसरी बारिश होने और पहली बारिश होने के बीच में ये तय हो गया था कि हवा एकदम साफ हो गई है? क्या ये तय हो गया था कि एटमॉस्फेयर में अब कोई गंदगी नहीं रही है? अगर ये तय नहीं हुआ था तो इसका मतलब अगली बारिश भी पोचे की तरह काम करेगी, उस गंदगी को घोल के अपने साथ नीचे लाएगी। इसको ऐसे याद करो, जब जब दिल्ली के अंदर स्मोग आता है तब तक लोग क्या बोलते हैं कि बारिश हो जाए तो ये स्मोग हट जाए, और थोड़ी सी बारिश होते ही लोग कहते हैं अब स्मोग हट गया।
मेरा सवाल आपसे है, वो स्मोक हट गया मतलब गया कहाँ? इसका मतलब वो जो स्मोक वाले पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे बारिश में घुल के नीचे आ गए। तो इसका मतलब बारिश का पानी किसी भी कंडीशन में इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर की गंदगी घुल के आ रही है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में चलते हैं। जैसे इसके डिटेल के अंदर हम थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर भी। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जो रेन होती है उस रेन की पीएच अप्रोक्सीमेटली 6 से 6.2 6.3 रहती है। बट अगर इसकी पीएच, रेन की पीएच 5.6 या इससे भी कम हो जाए तो उस केस में इस रेन को बोल देते हैं एसिड रेन। अब ये एसिड रेन आती कहां से है? तो देखिए, जितनी भी फैक्ट्रीज है, स्पेशली वो फैक्ट्रीज जिनके पॉल्यूशन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, जिनके पॉल्यूशन में सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में स्टीम है, तो उसके साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? ये HNO3 बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। ये H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मतलब उस केस में अगर एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स है, तो जो बारिश होगी वो बारिश नॉर्मल बारिश नहीं रहेगी, वो एसिड रेन बन जाएगी। एसिड रेन को लेकर के 40 50 60 सालों से यूएन वाले भी बहुत चिंतित हैं। यूएसए में, यूके में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे एसिड रेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट एसिड रेन लकीली हमारी हेल्थ पे एकदम से सीधा कोई असर नहीं डालती। ऐसे नहीं होगा कि एकदम से एसिड रेन में बाहर में चला गया और मैं जल जाने वाला हूँ। बट एसिड रेन जो है वो भी एक रीजन है कि हमें रेन वाटर पीना अवॉइड करना चाहिए। अब अपन चलते हैं उस चीज में जो सीधे हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। कोई बोलता है कि मैं पानी को उबाल लूंगा, मैं तो बारिश का पानी जो है उसको उबाल लूंगा और फिर पीऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप पानी को उबालते हैं तो पानी के बैक्टीरिया मर सकते हैं, वायरस मर सकते हैं, पैरासाइट मर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रहे एक चीज, कि उबालने से भी पानी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है, वो मरेगा नहीं, वो पानी में डिसॉल्व होगा। हैवी मेटल्स अगर थे, लेड था, मरकरी था, जो व्हीकल के एमिशन के अंदर निकल सकता है, फैक्ट्रीज के एमिशन के अंदर निकल सकता है, तो वो नहीं मरने वाला है। और पीएफएस अगर थे तो वो तो बिल्कुल नहीं मरने वाले हैं। पीएफएस जो होते हैं इनको साइंस की दुनिया में फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। अब बात आती है फॉरएवर केमिकल का क्या मतलब है? ऐसे केमिकल जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। अच्छा, एक बात और याद रखना कि पानी को उबालने से ये जो केमिकल्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। रीजन, जब आप उबालेंगे तो इवेपोरेट होके कुछ पानी साइड हो जाएगा। जब पानी साइड हो जाएगा तो प्लास्टिक जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम के अंदर और इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब प्लास्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉल्यूटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पानी को उबालने से बारिश के पानी में पॉल्यूटेंट्स जो है उनका अमाउंट बढ़ जाता है। उल्टा अमाउंट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में बढ़ जाता है। तो फिर क्या करें? पानी को कैसे पिए? बारिश का पानी पीना ही है तो। अच्छा, यहां पर बात आई थी पीएफएस की। तो पीएफएस क्या होता है? पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने नॉन स्टिक कुकवेयर अगर देखे हैं, एक तवा आता है ऐसे नॉन स्टिक वाला जिसके ऊपर खाना चिपकता नहीं है। जो नॉन स्टिक वाला तवा होता है उनसे पूछना कि इसके ऊपर क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि भाई इसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग है। अब ये टेफ्लॉन होता क्या है? तो टेफ्लॉन को अगर आप देखेंगे तो टेफ्लॉन एक्चुअल में क्या है? टेफ्लॉन एक पॉलीमर है जिसको बनाया किससे है? फ्लोरो एल्काइल से बनाया है। तो अब ये जो टेफ्लॉन है या इसी की कैटेगरी की दूसरी चीजें हैं, जैसे कुछ जैकेट आती है जो वाटरप्रूफ होती है, कुछ जूते आते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, कुछ पेंट आते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं। ये जितने भी केमिकल है, यहाँ तक के फूड को पैकिंग करने वाला सामान जो आता है, शैम्पू जो आते हैं, इन सब के अंदर पीएफएस होते हैं। अब पीएफएस जो होते हैं उनको साइंस बोलता है फॉरएवर केमिकल। फॉरएवर का मतलब हमेशा रहने वाला। अब पहला सवाल ये उठता है कि पीएफएस को फॉरएवर केमिकल क्यों बोला जाता है? तो पीएफएस को फॉरएवर केमिकल इसलिए बोलते हैं कि ये नेचर के अंदर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये 100 से लेके 1000 साल तक एज इट इज रह सकते हैं। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मैंने काम में लेके मेरी एक नोटबुक फेंक दी ऐसे ही। अब नोटबुक को जब मैंने फेंका तो उसके 6 महीने बाद जब मैं देखने जाऊंगा तो नोटबुक का कुछ हिस्सा दीमक खा गई होगी, नोटबुक का कुछ हिस्सा गल के मिट्टी में मिल गया होगा। बट नोटबुक पे अगर कहीं पे प्लास्टिक था तो उसको ना तो दीमक ने खाया होगा ना वो गला होगा, वो ऐसे कैसे पड़ा होगा? तो इसका मतलब वो एग्जाम्पल है फॉरएवर केमिकल का। अब इन प्लास्टिक्स में भी
वो प्लास्टिक जो बहुत ही हजारों सालों तक ही नष्ट नहीं होते, उनको बोलते हैं पीएफएस, पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। ये जो है, ये एक बार नेचर के अंदर आ गए, नेचर में कहां से आए, हम लोगों ने यूज किया, हमने फेंके, तो उसके बाद ये घूमते रहते हैं। अब इन्हें जलाया जाए या इन्हें छोड़ा जाए या इन्हें तोड़ा जाए, ये हवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के उड़ते हैं। अब हवा के साथ ये लोअर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, और जब बारिश आती है तो ये बारिश के साथ मिक्स होके नीचे आ जाते हैं। अब ये जो पीएफएस है, ये प्लास्टिक अगर बॉडी में जाए तो इनसे कैंसर होता है, वेल प्रूव्ड है, ये चीज सब जगह एस्टेब्लिश हो चुकी है। ये जो है, इससे इनफर्टिलिटी होती है, मतलब निसंतानता से सीधा कनेक्शन है प्लास्टिक पार्टिकल्स का। बहुत जगह पर टेस्टिस के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं, बहुत जगह पर औरतों की ओवरी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है, और जहां जहां ये मिला है वहां वहां इनफर्टिलिटी जो है उसकी रेट बढ़ी है। इनफर्टिलिटी का मतलब निसंतानता, बच्चे नहीं होना। फिर उसके बाद ये इम्यून सिस्टम जो है उसको डैमेज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाते हैं, और बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल इशू इनकी वजह से आ सकते हैं। अब फिर से इसी सवाल पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, कि ऐसा कब साबित हुआ या ऐसा क्यों है कि हमें बारिश का पानी नहीं पीना चाहिए। तो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां के प्रोफेसर इयान कजिन जो है, उन्होंने पूरी दुनिया से डेटा इकट्ठा किया। अब जब मैं बोल रहा हूं पूरी दुनिया से डेटा इकट्ठा किया, तो इन्होंने यूरोप को लिया, इन्होंने तिब्बत का जो पठार है, तिब्बतन प्लेटो है, वहां से डेटा लिया, इन्होंने अंटार्कटिका को भी स्टडी किया। मतलब सोचो, अंटार्कटिका जिसको सबसे प्योर जगह माना जाता है, वहां को भी इन्होंने स्टडी किया। सब जगह का डेटा लेने के बाद इन्होंने ये कहा कि यहां तक के अंटार्कटिका का भी बारिश का जो पानी है, अगर उसको भी कोई यूज कर रहा है, वो भी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। तो मतलब अगर किसी को ये डाउट है कि मेरे गांव के अंदर बारिश का पानी एकदम सेफ होने वाला है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क यहां पर ये स्टडी डाल देती है। क्यों? अगर अंटार्कटिका के बारिश के पानी में जहर है, अगर अंटार्कटिका के बारिश के पानी में माइक्रोप्लास्टिक है, थोड़े टाइम पहले आपने पढ़ा होगा कि साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक रेन की बात हुई थी। प्लास्टिक रेन का मतलब बारिश जो हो रही थी, उस बारिश के साथ प्लास्टिक के छोटे 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 पार्टिकल्स आ रहे थे, जिनको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। तो मतलब वो बारिश जिस जिस खेत में गिरी, उस खेत में बारिश गिरने के बाद प्लास्टिक का जो अमाउंट था, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर जो पीपीएम निकाला गया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली गई। तो ऐसे ही अब ये साबित हो चुका है इस स्टडी से कि अंटार्कटिका का भी बारिश का पानी सेफ नहीं है, तिब्बतन प्लेटो जो है वहां का भी सेफ नहीं था। सब जगह पर पानी के अंदर प्लास्टिक मिले, केमिकल्स मिले, और हैवी वाटर्स मिले, हैवी मेटल्स मिले। अब ये किस लेवल तक मिले, इसको अगर देखना है तो देखो, ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई आदमी दिल्ली में रह रहा है, तो वो पर डे अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल अपने अंदर ले जाता है। 10 माइक्रोप्लास्टिक अपने अंदर, हर दिन 10 पार्टिकल माइक्रोप्लास्टिक के दिल्ली का आदमी अपनी बॉडी में ले रहा है। ये सर्दियों की बात हो रही है। लेकिन अगर ये आदमी गर्मियों के अंदर दिल्ली के अंदर रहेगा, तो ये 21 तक पार्टिकल अंदर जाएंगे। अब इस लेवल पर हमें ये डेटा पता है कि इस तरह से जा रहा है। तो अगर कोई आदमी उस पानी को पिएगा जो बारिश का पानी है और इसी प्लास्टिक से होकर आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं उसकी बॉडी में कितना प्लास्टिक जो है वो एंट्री लेगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर किसी को बारिश के पानी से दिक्कत है, तो उसको क्या चीज ध्यान रखनी है कि भाई बारिश का पानी क्यों प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे ही मैंने कहा माइक्रो प्लास्टिक, तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक के वो पार्टिकल्स जिनका साइज इतना छोटा है कि हमारी आंखें उसको देख भी नहीं सकती। तो वो जो प्लास्टिक है, वो अगर हमारी बॉडी में जाएंगे, तीन तरह से हमारी बॉडी में जा सकते हैं। एक, हवा के अंदर, दूसरा बारिश के अंदर इकट्ठा हुआ, और तीसरा जो रूफटॉप डिलीवरी, मतलब जो हमने बारिश का पानी छत से इकट्ठा किया, उसके अंदर भी हो सकता है। तो अब ये ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या था, आपको पता होगा, हिस्ट्री के अंदर एक स्टोरी आती है कि एक कंट्री पे दूसरी कंट्री अटैक करने वाली थी, तो जिसको अटैक करना था उसने अपने सारे सैनिकों को एक घोड़े के अंदर छुपा दिया था। लकड़ी का घोड़ा था बहुत बड़ा, और उनको कहा कि सॉरी, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, और ये हम तोहफे की रूप में ये घोड़ा लाए हैं। और वो घोड़ा जो था, वो उन्होंने रात को अपने महल के अंदर रख लिया, खुश हो गए कि भाई देखो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। रात को उस घोड़े के अंदर से उनके सैनिक बाहर निकले, और उन्होंने सबको मार डाला और महल के गेट खोल दिए और अटैक किया, और बाद में वो पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। तब से इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो माइक्रोप्लास्टिक जो होता है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही एंट्री लेता है। अब ये एंट्री लेने के तरीके दो हो सकते हैं, हो सकता है हवा से जाए, और हो सकता है बारिश के पानी के साथ जाए। अब एक बार ये अंदर गया, तो अंदर जाते टाइम ये अपने साथ लेड ले जा सकता है, थैलेट्स ले जा सकता है, फंजाई ले जा सकता है, बैक्टीरिया ले जा सकता है। मतलब ये एक कॉकटेल है हार्मफुल चीजों का, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए इसको ट्रोजन हॉर्स यहां पर बोला गया है। अब बात आती है कि एक्सपर्ट से अगर हम पूछें कि भी बताओ, हम बारिश के पानी को काम में लेना चाहते हैं, कैसे काम में ले, तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि सबसे पहले याद रखो
कि पहली बारिश का पानी जो है उसको तो इकट्ठा करो ही मत, उसको तो जाने दो, बहने दो ऐसे ही उसको दो, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बारिश और उससे आगे की बारिशों का पानी जो आपने रेन वाटर हार्वेस्ट किया है उसका ट्रीटमेंट डबल लेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब वो डबल लेयर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि सबसे पहला ट्रीटमेंट ये है कि मल्टी स्टेज फिल्टर लगाने पड़ेंगे। मल्टी स्टेज फिल्टर में पुराने वाले फिल्टर जो हुआ करते थे कि बजरी रख दी, उसके नीचे रेत रख दिया, उसके नीचे कुछ और डाल दिया और पानी फिल्टर हो गया और पी के खुश हो रहे हैं कि हम तो बारिश का पानी पीते हैं जी। नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कार्बन फिल्टर लगाना पड़ेगा, वो भी एक्टिवेटेड कार्बन जिसको चारकोल बोलते हैं, वो वाला फिल्टर लगाना पड़ेगा। आपको आरओ लगाना पड़ेगा सो दैट पीएफएस जो है वो हट पाए। आपको हैवी मेटल और माइक्रोप्लास्टिक जो है उनको हटाने के लिए भी आरओ काम में लेना पड़ेगा। कमाल की बात है, देखो हम इंसान किस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमने बारिश के पानी को भी आरओ से करने के लिए काबिल बना दिया है। मतलब सोचो, बारिश का पानी जो सबसे अच्छा पानी माना जाता था, आज साइंस ये कह रही है कि उसको आरओ किए बिना पीना खतरनाक हो सकता है। अब आरओ कर लिया है, आरओ करने से क्या होगा कि ये सारी चीजें तो हट जाएंगी लेकिन जर्म्स अभी भी रहेंगे। अगर उसमें कहीं पे बैक्टीरिया हुआ, कोई फंजाई हुआ, उसको कौन हटाएगा? तो इसके लिए फिर क्या करना है, उसको उबालना भी है। तो मतलब अगर कोई आदमी अब ये कहे कि मैं रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट करके पीने लायक बनाना चाहता हूं, तो भैया डबल लेयर आपको लगानी पड़ेगी। नंबर वन पे आपको आरओ करना पड़ेगा, नंबर टू पे इसको आपको बॉईल करना पड़ेगा। अब आप सोचो एक मिनट के लिए अपने दिल पे हाथ रख के कि ये व्हीकल, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये बड़े बड़े सेटअप और ये हमारा घमंड के हम ह्यूमन है, हम इंसान है, हमने ये क्रिएट कर दिया, वो क्रिएट कर दिया। सोचो, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का वाटर रेन वाटर हुआ करता था, आज उसका ये हाल हमने कर दिया है। होपफुली काफी चीजें इससे क्लियर हुएंगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।